नमस्कार सभी को, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप लोगों को बताया था, उसी वक्त पे हम आपके सामने आ गए हैं लाइव पर। 9:45 भारतीय समय अनुसार, 9:45। बात क्या है, किस टॉपिक पर बात करना है, ये सब कुछ ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूँ, एक वीडियो में भी बता चुका हूँ और पोस्ट भी कर चुका हूँ। भारत में जैसा कि पता है कि कोरोना काल में इस आपदा को अवसर में बदला गया है। ये सभी जानते हैं कि भारत में इस आपदा को कहीं न कहीं अवसर में बदल लिया गया है। ये सच है कि इस आपदा को बहुत बुरी तरीके से अवसर में बदला गया है और इसी की वजह से आज देश में चारों तरफ से ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं। जैसा कि हमने आप लोगों से पहले भी कहा था कि इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक इसलिए पहुंचा दीजिएगा ताकि किसी भाई की जान बच सके, किसी बहन का भाई, किसी माँ का बेटा बच सके। इसलिए ये स्पेशल लाइव बनाई जा रही है और उस बहन के लिए बनाई जा रही है जो अपना भाई खोने के बाद आप सबके भाइयों को बचाने के लिए मैदान में उतरी हुई है, जबकि उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान है, ये सबको पता है कि बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो आप सबके भाइयों को बचाने के लिए, आप सबके भाइयों को, बाप को, चाचा को, रिश्तेदार को, फैमिली को बचाने के लिए इस टाइम आप सबसे जुड़ने आ रही हैं। इसलिए ताकि आपका भाई जो उनके भाई के साथ हुआ वो आपके भाई के साथ ना होने पाए। इसलिए युक्ता जी, आप एक बार फेसबुक से बाहर जाकर के फिर से आइए ताकि आपका कैमरा शो करे और एक कमेंट्स कर दीजिए। आप आई हैं बट आपका कैमरा अभी ओपन नहीं दिख रहा है, तो आप एक बार फेसबुक से बाहर जाकर के रिफ्रेश करके उसके बाद मोबाइल पे आइए ताकि आपका कैमरा दिख सके और हम आपको जोड़ सकें। सोचने की बात यह है कि लगातार वालेकुम सलाम दानिश रजा भाई, कैसे हैं? दानिश भाई, मुझे एक मैसेज कर लीजिएगा, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहीं पे टैग कर देता हूं, ताकि पिन कर देता हूं ताकि आप मैसेज कर सकें। ये मैंने पिन कर दिया है अपना एक मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, तो इस पे। जय हिंद सबको, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नमस्कार भाई, कैसे हैं अनुपम भाई? खैर, सबको पता है कि भारत में जो चल रहा है तांडव, भारत में जो एक मुसीबत चल रही है कोरोना, यानी दुनिया में चल रही है, सिर्फ भारत में, दुनिया में चल रही है। लेकिन एक तरफ डॉक्टर से लेकर के शासन प्रशासन सब जुटे हुए हैं, दुनिया में अपने अपने मुल्क में सभी जुटे हुए हैं इस कोरोना काल से लोगों का समर्थन करने के लिए, लोगों को जान बचाने के लिए, लोगों को तकलीफ ना होने पाए, वो इसके पीड़ित ना हो, इसलिए। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की व्यवस्था लगी हुई है अपने फायदे के लिए, अपने अवसर के लिए। हमारे पास वो एविडेंस है, वो सबूत है, वो ऑडियो है, वो वीडियो है, वो चैट है, जो एक भाई अपनी बहन से ये कह रहा है कि हमारे ऑर्गन्स निकाल करके बेच लिया जाएगा, हमें मार दिया जाएगा, मुझे निकाल लो, मुझे बचा लो, मेरी जान बचा लो, हमें यहां से निकाल लो, वरना मुझे मार दिया जाएगा। देखते ही देखते उस नौजवान की मौत हो जाती है। देखते जी, अब आ गया जी, थैंक यू। मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड करता हूं, एक्सेप्ट करिए। उस नौजवान की मौत हो जाती है। सब जगह जाने के बावजूद किसी तरीके की कोई हेल्प नहीं मिलती है उस बहन को। आखिर में उसके भाई की मौत। नमस्कार युक्ता जी, कैसे हैं आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ, सुन पा रही हूँ, बिल्कुल। युक्ता जी, आपके प्रोफाइल से मुझे पता चला कि आपके भाई आदर्श, जिनको कोरोना हुआ था, ऐसा रिपोर्ट आई पॉजिटिव, और आपकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बाद जो कुछ हुआ मैं जानना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि आपके साथ जो हुआ और आपने जैसा मुझसे कहा कि जैसा मेरे भाई के साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती किसी और भाई के साथ हो। सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपको धन्यवाद कहूंगा कि आपने अपने भाई के जान जाने के बावजूद दूसरों की मदद करनी चाहिए, जो हिंदुस्तान में आजकल कम पाया जाता है। परसेंटेज है जरूर, लेकिन कम पाया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अब तो मैं खो ही चुका हूं, अब क्या जरूरत है मुझे इन प्रॉब्लम में पड़ने की, छोड़ो, दूसरे के लिए मैं क्यों अपनी जान जोखिम में डालूं। मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले ये शुरुआत से कि आप किस डेट पे आप लोगों को पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, उसके बाद क्या हुआ, प्लीज। 11 सितंबर को भैया को हल्का फीवर था
तो 11 सितंबर को पॉजिटिव आया था उनका, और 11 को जी। मेरा भी पॉजिटिव आया था, क्योंकि हम दोनों ने साथ में अपना कोविड टेस्ट कराया था। ओके। लेकिन मैं जैसे अभी हूँ वैसे ही उस टाइम भी थी टेस्ट के हिसाब से। लेकिन मैंने ऐसे ही करा लिया था, मुझे लग नहीं रहा था कि कोविड जैसा मेरे अंदर कोई संक्रमण है। जी। 12 को मैंने अपना टेस्ट फिर से दोबारा कराया, भैया ने नहीं कराया, मैंने कराया, तो ठीक। नेगेटिव आता है। तो जी। दिमाग वहीं से जाके शक पे दौड़ जाता है कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। और हम्म। मगर उस दौरान उसको इंटीग्रल हॉस्पिटल में एडमिट करने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के साथ। लेकिन वो कहता है कि जब हमारे पास अपना पर्सनल रूम है तो मैं होम क्वारंटाइन हो सकता हूँ, ऐसा रूल था कोविड में, जी, अभी रूल भी है। है शायद। जी, रूल है, हाँ, हाँ। तो वो होम क्वारंटाइन हो गए। लेकिन 15 को उनका फीवर नहीं कम हुआ, तो डॉक्टर को कहते हैं भगवान होता है, भगवान का होता है, लेकिन ये राक्षस होते हैं असल में। इन्होंने बोला 15 को, भी भैया ने जब कहा कि मुझे फीवर नहीं कम हो रहा, तो वो इतने गंदे लहजे में ऊंची आवाज में कहते जी। हैं कि तुम्हें बोला था ना इंटीग्रल हॉस्पिटल एडमिट हो जाओ, एडमिट नहीं हो रहे हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा पूरा घर मर जाएगा। वो एक संवेदना नहीं होती है, वो दहशत पैदा करनी डराना। होती है। बिल्कुल, डराया गया। जी, वो मेरे भाई को डरवाया गया, क्योंकि कोविड महामारी के हम लोग आदी नहीं थे। ये तो लाया जी। गया, तब पता चला कि कोरोना नाम की भी कोई चीज होती है। राइट। वो बिल्कुल। हॉस्पिटल एडमिट होता है और उसे इंटीग्रल हॉस्पिटल दिया जाता है, जबकि वो कहता है कि मुझे मेरे घर के पास का हॉस्पिटल दिया जाए। लेकिन जी। कहते हैं कि नहीं, आप इंटीग्रल ही जाइए। अच्छा। इंटीग्रल जाता है, उसको खांसी आती है, सब दिक्कतें होती है, ना काढ़ा मिलता है, ना गर्म पानी मिलता है, सिर्फ एक जी। बेड मिलता है। अच्छा। जब हम पेशेंट को अपना इलाज खुद ही करना है, गर्म जी। पानी भी हमें खुद अपनी इलेक्ट्रिक केतली चाहिए, काढ़ा भी जी। खुद बनाना है, तो हॉस्पिटल किस बात का। हॉस्पिटल और किस बात का, बिल्कुल। जी। सबसे बड़ा मुद्दा कि जब अभी तक कोरोना की कोई दवाई नहीं आई है, तो हॉस्पिटल क्यों हम्म। मतलब दिया जा रहा है। कोई बिल्कुल, दवाई नहीं इलाज है किस चीज कोरोना का हो की। रहा है? बिल्कुल। क्या इलाज किस किया जा चीज रहा है? का वो है। और 16 को उसको वहाँ का रवैया नहीं समझ आ रहा था, और हम्म। वो लगातार मेरे से बोल रहा है कि मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा, मेरे को जल्दी निकलना होगा। मैंने कहा 1 हफ्ता हो गया, 3-4 दिन की बात है, आप रह लो। हम्म। लेकिन पता नहीं क्या, मुझे वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। 21 सितंबर के मैं आती हूँ मेन पॉइंट पे। जी। 21 सितंबर को वहाँ से मैसेज आता है कि बहन मुझे निकाल लो, मेरी जान को खतरा है। मैं कही कि अभी तक मेरी बात नहीं हो रही थी, मैं परेशान थी, हेल्पलाइन डेस्क पे पूछ रही थी भैया कैसे हैं, भैया कैसे हैं। अच्छा, वो जब वो बताते एडमिट कि किए ठीक गए है। थे तब आपको फैमिली में से किसी को मिलने नहीं दिया गया वहां पर? मिलने नहीं दिया गया, लेकिन फोन से तो बात हो सकती थी ना जी। पेशेंट से। हाँ। क्यों बिल्कुल। नहीं बात। हाँ, फोन से भी कोई किसी भी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं होने दिया गया। जी नहीं। और हेल्पलाइन डेस्क पे मैंने कॉल की, लगातार उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। ऐसा रूल आया है कि आप पेशेंट से बात नहीं कर सकते, आप बात करोगे तो तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। ये हॉस्पिटल अरे। का स्टेटमेंट था। नया नया रूल है, नया रूल है। वाह। और हाँ, ये चीजें थी। लेकिन गवर्नमेंट ट्रीटमेंट हो रहा है, दवाइयाँ भी बाहर से मंगाई जा रही है, जी। सबसे बड़ा। जी। फिर मैं जाती हूँ 21 सितंबर को, जब मैसेज आता है भैया का कि मुझे निकाल लो, जान को खतरा है। मैंने मर्डर देखा कल, मेरे बगल के बेड में एक लड़के को मार के उसके ऑर्गन्स निकाले गए, सर्जरी की गई। आपके भाई ने भैया आपको ये कहते हैं, बात बताई कि कल मैंने देखा है और मुझे निकाल लो वरना मेरे साथ ऐसा हो जाएगा? हाँ, आज मेरा नंबर है आज मेरा नंबर है। और मैं सरकारी गवाह बनूंगा, और यहाँ पे जी। मानव अंग तस्करी का काम होता है। और ये जी। हॉस्पिटल बहुत ही गंदे हैं, मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं आते हैं, ये डॉक्टर भी किस नहीं हॉस्पिटल का आते हैं। मामला है? ये किस हॉस्पिटल का ये मामला है? इंटीग्रल हॉस्पिटल लखनऊ का मामला है। अच्छा। जी। जी। और उसके बाद मैं सीएमओ से बात करती हूँ 9 बजे सुबह कि ऐसा ऐसा हम्म। है, मेरे भाई को दिक्कत है। और भाई हम्म। अपना वीडियो बना के देता है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है, मुझे निकाल लो। मैं सीएमओ से कहती हूँ ये वीडियो आप देख लीजिए, और मेरे भाई जी। को एक लेटर बना के प्रोटोकॉल के हिसाब से रेफर करवा दीजिए। लेकिन वो जी। नहीं करवाते हैं, बोलते हैं आप ऑफिस आइए, मैं देखता हूँ। 11 बजे मैं हम्म। ऑफिस पहुंचती हूँ, तो वो मिलते ही नहीं है। अच्छा। वो मिलते ही नहीं, वो हमें समय ही नहीं देते। अब मैं एक 20 साल की लड़की हॉस्पिटल भी दौड़ रही हूँ, अधिकारियों के पास भी दौड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास उस वक्त कोई नहीं था। जी। जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, मैं डॉक्टर के पैरों में गिर जाती हूँ, प्लीज मेरा भाई दे दीजिए मुझे, हम्म। मैं अपने रिस्क पे ले जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं करवाना आपके यहाँ ट्रीटमेंट। पर मैं उनसे डर के मारे जी। नहीं कहती हूँ कि आपके यहाँ ऐसा ऐसा हुआ, वरना मुद्दा और गर्म हाँ, हो बिल्कुल। जाता। जी हाँ, आप चाह रहे है थे कि ना। किसी तरीके से तो पहले अपने भाई को निकाल लें, नहीं तो अगर इनको हाँ कानो हाँ। कान खबर हो गई कि हम्म। हमारे भाई को खबर है तो फिर ये छोड़ेंगे नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं, उसी वक्त जी। मार देते, ये उसी वक्त हाँ, मार बिल्कुल, देते। बिल्कुल। लेकिन जी, उसका फोन छीन लिया गया, वो वीडियो बना रहा था मानव अंग तस्करी का, तो उसका जी। फोन छीन लिया गया, जो अभी भी हॉस्पिटल में है, जो आज भी है, और वो मुझे अच्छा, नहीं दिया फ़ोन गया अभी है। तक आप लोगों को मिला नहीं है? नहीं, उसमें ऐसा अच्छा, क्या है, क्या डर है हॉस्पिटल वालों को? क्या डर है? उसमें सबूत है ना, इस बात का डर है, इसलिए वो बिल्कुल, फ़ोन बिल्कुल, नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरे भाई को टॉर्चर करा गया, उसको गले में पट्टा बाँधा गया और 28 साल लड़के को डायपर पहना दिया गया और उसके हाथ-पैर बाँध दिए गए, उसको खाना नहीं दिया गया, उसको टॉर्चर किया गया। सारे ओह! सबूत है मेरे पास और ये मेरा भाई बोल के गया है मुझे। बहुत दुर्दशा कर दी मेरे भाई की इन्होंने। जो उसके आपने बाद भेजा मैं है। गई हूँ, जी, हाँ, प्लीज़। जो मैंने आपको भेजा है हाँ, वो सारी चीजें सच हैं और वो आपको भी लग रहा है। उसके बाद शायद तभी आप मेरे लिए आज खड़े हुए हैं और ये बिल्कुल, सारी बिल्कुल, चीजें थी, जी। लेकिन मैंने जब वहां से निकाला, मैं ढीठ बन के हॉस्पिटल में बैठ गई, कहा मैं लेके ही जाऊंगी। डायरेक्टर आते हैं जफर इदरीश साहब, इंटीग्रल है हॉस्पिटल के। जी, 12 बजे एक लड़की को हुँ, बुलाते हैं, जबकि मेरे के वो उन्हें नहीं बुलाते हैं, मुझे बुलाते हैं और कहते हैं युक्ता जी आप अपने भाई को नहीं ले जा पाएंगी। मैंने कहा भाई क्यों नहीं ले जा पाऊंगी? तो बोलते हैं क्योंकि मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा आप क्या है, आप सरकार हैं, आप हॉस्पिटल वाले हैं, मैं आपको प्रोटोकॉल के हिसाब से निकाली हूँ, सीएमओ के यहाँ से लेटर आ रहा है, मैं ले जाऊंगी। मैं रेफर की डिमांड नहीं करती हूँ, मैं डिस्चार्ज की डिमांड करती हूँ, लेकिन वो नहीं करते हैं। लेकिन सीएमओ ने भी हेल्प हुँ, नहीं की। बाद में मैंने 12 बजे एडीएम को कॉल किया कि एक जवान लड़की बाहर खड़ी है रोड पे अपने भाई को निकालने के लिए, अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाएगा तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। फिर वो रात में जी, 12 बजे उसको एम्बुलेंस को भेजते हैं। एम्बुलेंस आती है, वो डिस्चार्ज करती है, नहीं करती है, रेफर करती है, सॉरी। जी, पर मैं शॉक में थी हाँ, कि मैंने डिस्चार्ज मांगा, रेफर क्यों कर रहे हैं? और वो भी एरा, वो भी इंटीग्रल से जो जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा बिल्कुल, मुद्दा, बिल्कुल, इंटीग्रल अपनी का ही शाखा डायरेक्टर में। एरा में फोन करता है, जी, इंटीग्रल का डायरेक्टर फोन करता है कि आदर्श कमल पांडे नाम का लड़का आ रहा है, उसको देख लेना एरा में। उनको इतनी हमसे सांत्वना थी या संवेदना, जो भी आप कह ले, जी, वो धमकी मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो यहाँ से निकाल लेते, मर्डर तो यहाँ हुआ है ना, शायद वहां जी, पे सब कुछ नॉर्मल हो। हाँ, कोविड बिल्कुल, टेस्ट की, कोविड टेस्ट का मैं जिक्र करती हूँ कि 14 दिन हो चुका है, आप हाँ, कोविड टेस्ट कर लो, अगर हुँ, कोरोना नहीं है तो प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं घर ले जाऊंगी। बिल्कुल, लेकिन वो भी नहीं होता। एरा हम जाते हैं तो एरा वाले कहते हैं कि अरे कोरोना तो है ही नहीं आपके भाई को, अब तो निमोनिया हो गया है, कोरोना खत्म। तो मैंने कहा अब तो मैं घर ले जा सकती हूँ ना, अभी इसका तक मतलब कोरोना के टेस्ट लिए होता। एडमिट किया गया था और रेफर करते ही कोरोना खत्म हो गया। जैसे ये हुआ कि नहीं साहब चेकअप करो और डिस्चार्ज उसी करो, रात, वैसे ही उसी कोरोना रात। खत्म हो गया, उसी रात को, जी, बिना उसी किसी रात। चेकअप के। फिर नहीं, टेस्ट हुआ था मेरे सामने। और सवाल ये उठता है सर अच्छा, कि अगर मेरे भाई को कोरोना था तो रात के 12 से 3 बजे तक उसका टेस्ट मैं करवा रही थी और वो इतना डरा हुआ था कि मुझे छोड़ नहीं रहा था, जबकि मैं उनसे काफी छोटी हूँ, हमारे उम्र में 10-12 साल जी, का गैप था। लेकिन वो मुझे मम्मी हुँ, के नजरिए से देख रहा था कि मैं उनकी मदर हूँ, उतना डरा हुआ था वो। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था टेस्ट के दौरान, और मैंने 3 बजे तक उसके साथ वक्त बिताया उस हॉस्पिटल में। पर मुझे आज तक कोरोना क्यों नहीं हुआ, हुँ, सवाल ये उठता है। लेकिन गवर्नमेंट इलाज हो रहा था, निमोनिया था, तो मैं, उन्होंने बोला कि हम 2-3 दिन रखेंगे, फिर हम आपके भाई को आपको सौंप देंगे। तो मैं इस सांत्वना पे उन्हें छोड़ के आई रात के 2:30-3 बजे। और उसके बाद मैं जब घर लौटी, फिर फोन नहीं मिल रहा था उनका सुबह 10 बजे, तो मैं फिर घबरा के हॉस्पिटल हुँ, पहुंची। तो उन्होंने बोला कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब ये सब मैंने नाटक करना शुरू किया कि मुझे निकालना है, मैं तैयारी कर रही थी एक्चुअली इस चीज की कि मैं जी, आगे ये लोग प्रॉब्लम करते हैं, मैं पहले से ना मेंटली प्रिपेयर हो जाऊं। जो बिल्कुल, इंटीग्रल में हुआ उससे मुझे एक सबक सबक मिला था सबक एक्चुअली। मिल गया था। लेकिन उन्होंने उसी रात को उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया, उसी रात को, निमोनिया उसी जैसी रात बीमारी में को वेंटिलेटर निमोनिया पे डाल। बता करके वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। जबकि आपने हाँ जो जी, वीडियो और उनका भेजा है मुझे, जो पोस्ट किया है, उसमें तो ठीक-ठाक लग रहा है बंदा। तो फिर उसको वेंटिलेटर की क्या वो ज़रूरत पड़ गई वेंटिलेटर अचानक से? वो वेंटिलेटर का वीडियो है, आप उसको देखिए और लोग जो देख रहे हैं वो भी देखें, वो वेंटिलेटर पे कहाँ से लग रहा था। वो वेंटिलेटर का बिल्कुल। ही वीडियो है। अच्छा, वेंटिलेटर का ही और है। कहते हैं कि हाँ जी, ये वेंटिलेटर का है, हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग ये वेंटिलेटर पे थे, पर आप वीडियो देखिए कहाँ से वेंटिलेटर पे लग रहे हैं आपको, बिल्कुल हष्ट पुष्ट हुँ। थे। लेकिन जब वहां पे हम जाते हैं तो हमसे 1 पैसे मिनट की मैं वीडियो डिमांड दिखाना होती च है। 1 मिनट मैं वीडियो दिखाना चाहूँगा जी, व्यूअर्स को
कि आप सब खुद ही देखें कि एक नौजवान जो हेल्दी है, साफ साफ दिख रहा है, उसकी जबान कहीं नहीं लड़खड़ा रही है, उसको कोई बोलने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आखिर उसको वेंटिलेटर पर डालने की जरूरत क्या पड़ गई थी? मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जबरदस्ती के लिए बना के बहाने से रख लिए रखा है। प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो। मैं आदर्श पांडे, मैं ठीक हूँ एकदम, कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये वीडियो भी पोस्ट करूंगा, लोग देखें कि आखिर एक नौजवान जो बोलने में कहीं दिक्कत नहीं आ रही है, कोई तरीके की, कुछ ये भी नहीं कि सांस फूल रही है, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल आदमी जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रही है, वैसे ही बंदा बोल रहा है, उसके बाद अचानक से वेंटिलेटर पे डाल देना, मतलब किस षड्यंत्र के तहत? जी प्लीज युक्ता मैम जी। क्योंकि वो सरकारी गवाह बनना चाहता था, ये षड्यंत्र था। बस अगर वो मेन सरकारी मेन गवाह दिक्कत। बाहर आके मुंह खोल देता तो उसको कैसे जी ना कैसे उसको मारना था, उनका एक मेन मकसद था। लेकिन जब एरा में हमसे पैसे मांगे गए, वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और मैंने जैसे पहले बोला था कि वक्त आने पे मैं धीरे धीरे सबको एक्सपोज कर रही हूँ, और मैं करती भी आई हूँ, आपने देखा भी है। जी तो उसमें ये कहा गया कि निमोनिया का इंजेक्शन का आपको पेमेंट देना है। तो बारिश का समय था, तो मैंने कहा मैम मैं नहीं आ सकती, तो उन्होंने कहा गूगल पे करिए। मैंने कहा गवर्नमेंट इलाज चल रहा है, क्यों पैसे किस बात के? तो बोलते आपको देना पड़ेगा। फिर भी अच्छा, हमारी मजबूरी होती है, हम आम इंसान की, कि अपने भाई को बिल्कुल बचाना बिल्कुल, है, अपने बेटे को हाँ जान बचाना है, हम बचाना पैसे है अपने देंगे। परिजन की तो फिर देना जी, पड़ेगा, बिल्कुल। बाद में देख लेते हैं हम उनसे। हाँ, लेकिन हम पैसे देते हैं और वो इंजेक्शन भी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि उन्हें कितना क्या पेमेंट देते है, हैं आप? आपको भी 35,000। 35,000 जी जी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि निमोनिया का इंजेक्शन लिया, कोविड वार्ड में रखा, जो भी था इनकी साजिश थी या रणनीति, आप जो भी कहें। लेकिन जी। मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये करना क्या चाह रहे थे। ये जो गवर्नमेंट कोरोना एक पेशेंट पे 2.5 लाख कुछ मिलता है शायद इन लोगों को, जी क्या वो कोटा जी पूरा करना चाह रहे थे ये हॉस्पिटल वाले? ये था। लेकिन वो किसी की जान की कीमत नहीं है इनको, कुछ भी नहीं उसके है। बाद वो उसके वो जी शख्स हमारा करता था बड़ा भाई, मुझे परी जैसे रखा हमेशा। मैं स्टडी कर रही हूँ, मेरी माँ एकदम लाचार हो चुकी है, पापा एकदम निराश, बीच वाला भाई अब उसके ऊपर बर्डन आ गया है। मैं ये केस लड़ रही हूँ, देखिए जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंचा दी मुझे। अभी तक कोई पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। टेंशन नहीं था, लेकिन अचानक से इतनी जिम्मेदारियां हम्म, तोड़ दिया। और फिर जब प्लाज्मा मांगा जाता है, बोलते हैं प्लेटलेट्स कम हो गया, सेकेंड डे, फिर मैं आपको 22 तारीख को बताती हम्म, हूँ, फिर मुझसे प्लाज्मा मांगा जाता है। जी तो प्लाज्मा हमारा डोनर अपना था, तो डोनर का मतलब होता दान, हम्म, डोनेट करना, ठीक है। जी। तो प्लाज्मा के पैसे हमसे क्यों लिए गए? 7,000, फिर 7,000 हमसे लिए गए। फिर प्लाज्मा मैं कहती हूँ डोनर कि जब आपका था, डोनर है उसके तो बाद भी 7,000 लिए गए? जी बिल्कुल, और जबकि वहां पे रेट लिखा था कि अगर आपके पास डोनर है तो आपको जी पैसे नहीं देने हैं, लेकिन वो पैसे अच्छा, हमें देने पड़े। चलिए वो भी हमने सब्र रखा, हमने कहा इंसान है तो सब कुछ है अपना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम वहां पे गए हैं, और उसके बाद मेरे भाई को 24 तारीख को मार दिया गया। 24 तारीख 24 को? तारीख को मार दिया गया, और ये मार दिया गया। हम्म, लेकिन आप एक चीज को माने या ना माने, नेचुरल होता है। 24 तारीख को रूह होती है ना, एक अपने एक रूह आपसे ब्लड से जुड़ा होता है, वो आती है जी आपके पास ऐसे वक्त हम्म, में। हम्म, मेरा भाई, मुझे उस टाइम महसूस हुआ था। और ये चीज मैं अगर अभी इन लोगों की भाषा में कहे तो वो बेवकूफी होगी शायद, लेकिन वो चीज आप समझ रहे हैं, मैं समझ रही हूँ बिल्कुल। कि एक अपना कोई लगाव होता होता है, है, रूह जिससे एक आता है। बेचैनी हो जाती है कि कुछ गड़बड़, कुछ कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ, ऐसे एक बेचैनी शुरू हो जाती है, अगर किसी अपने के साथ कुछ गलत होता है तो उसी वक्त एक बेचैनी जी होती है। जी जी, मैं लड़ रही थी, उस वक्त भी लड़ रही थी, आज भी लड़ रही हूँ, लेकिन वो मुझे महसूस हुई वो चीज, और मम्मी को भी वो दिखाई पड़े। तो ये चीजें हम्म, उन्होंने मुझे बाद में बताई। लेकिन जब वो स्पीच उन्होंने, जैसे मेरे भाई ने व्हाट्सएप चैट में कहा, जो मैंने आपको भेजा है, आप जी दिखाइएगा भी लोगों को, जी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे मारेंगे और मुझे हम्म, वेंटिलेटर पे रख के पैसे कमाएंगे, और हाँ मुझे कोरोना का मरा दिखाएंगे, और पोस्टमार्टम भी नहीं कराना पड़ेगा। पॉइंट, जी मरे हुए व्यक्ति जी का पॉइंट। और वही इन्होंने जी एग्जैक्ट किया उनके साथ। बिल्कुल। उसके बाद जब 26 को 10 मिनट पहले, मैं आपको एक बहुत ही ऐसी बात बताऊंगी, आप भी शॉक हो जाएंगे, साथ जितने लोग जुड़े हैं सब शॉक हो जाएंगे। जी लगातार मैं प्लाज्मा 22 तारीख से बोल रही हूँ, भैया को चढ़ा या नहीं चढ़ा। उन्होंने 26 तारीख तक हाँ, प्लाज्मा ही नहीं चढ़ाया, और प्लाज्मा हमने उनके एंड टाइम पे दिया, वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। लेकिन प्लाज्मा जब आपने हमने 24 को दिया?
23 को। 23 को आपने प्लाज्मा 23 को दिया और 26 तारीख तक नहीं चढ़ा वो, नहीं, बिल्कुल नहीं चढ़ा। और मैं, और मेरे उसका पास पेमेंट रिकॉर्डिंग है, मैं 7,000 रुपए, लगातार, आपका 7,000 रुपए भी ले लिया गया। जी, और मैं लगातार पूछती रही कि मैम प्लाज्मा चढ़ा, सर प्लाज्मा चढ़ा। बोलते हैं हम अपने हिसाब से चढ़ाएंगे, आपके हिसाब से नहीं चढ़ाएंगे। मैं बहुत बहस करती हूँ तो मेरी डॉक्टर से बात कराई जाती है। डॉक्टर अपना नाम बताने से डरते हैं। मैंने पूछा सर योर गुड नेम, तो कहते हैं ये नहीं बता सकते हो। आखिर डॉक्टरों को ओ, किस बात का डर था? ये डॉक्टर थे या कोई एजेंसी ऐसी थी जो काम करती है छुप करके कि बताएंगे नहीं साहब, हम अपनी पहचान छुपा लेंगे? डॉक्टर्स अपना नाम नहीं बिल्कुल, बता रहे हैं, बिल्कुल क्यों? आप सही क्योंकि कह रहे इनको ये हैं। हरकतें करनी थी और प्री प्लान पूरा हरकतें सिस्टम चल करनी रहा थी। था, इसलिए। जी। प्री प्लान। और उसके बाद जो मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, और मैंने उनसे बात की मौत के 10 मिनट पहले। मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ। मौत के 10 मिनट पहले 10:30 बजे रात को 26 तारीख को, उनके हिसाब से जब 26 को मौत हुई, तो जी। मैं फोन करती हूँ, मैम सब कुछ ठीक है? बोलते हैं हाँ सब ठीक है, सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, बीपी नॉर्मल है, और सारे पल्स सही है, ऑर्गन सारे काम कर रहे हैं, रिकवर हो रहा है। मैंने रिपीट किया, रिकवर हो रहा है? बोलती हाँ रिकवर हो रहा है। 10 मिनट पहले बात सूचना आती है कि आपके भाई नहीं रहे। हो सबसे गया। बड़ी बात यह है कि उसको उसको परिवार से बात तक नहीं करने दी जाती है। पहला पॉइंट यह है कि आखिर क्यों, आखिर पेशेंट के पास ऐसा क्या था जिसको छुपाया जा रहा था? इसका मतलब वो जिसने जो चैट यहाँ पर मौजूद है, जो आपने चैट दिखाया है, अभी मैं पोस्ट करूंगा, अभी लोग पढ़ेंगे। जो चैट मेरे पास मौजूद है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि मेरे ऑर्गन्स बेच दिए जाएंगे, पोस्टमार्टम भी नहीं किया जाएगा और मुझे कोरोना पेशेंट में मौत दिखा दी जाएगी। पेशेंट को पहले से ये पता होता है कि हमारे साथ ऐसा किया जाएगा और हो जाता है वही। यही रीजन है कि बात नहीं करने दी जा रही है परिवार से। और जो आदमी पूरा और हेल्दी ये है, इसे बात करने कहते में हैं कोई अपने प्रॉब्लम नहीं मौत है, की अचानक से भविष्यवाणी। उसका एक्सीडेंट हो गया। हाँ, जी। अगर और आखिर उसके कैसे ये अलावा मान भी लिया जाए बहुत कि सारी एक चीजें आदमी जब हमारे, मान जाए? जी। हाँ। नहीं। और सबसे मेन मुद्दा मैं आपको पॉइंट बताती हूँ कि लोग अगर मेरे ऊपर यकीन करें या ना करें, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी लड़ाई जारी रख रही हूँ। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। भैया के मौत के पहले एक युवा व्यक्ति मारा जाता है, फिर भैया की डेथ होती है, लेकिन उसके एक दिन पहले एक युवा व्यक्ति, यंग लड़का, एरा मेडिकल से बिल्डिंग से कूदकर छलांग लगाता है, सुसाइड जी कर लेता है, जी जी। राइट। क्योंकि वो इन हाँ, लोगों से उसी टाइम इतना का बात। परेशान हो जाता है। और उसके बाद भैया की डेथ के दूसरे दिन उन्हीं के बेड की बगल की लेडी, यंग लेडी, हम्म उसकी हम्म। भी डेथ हो जाती है। उसकी भी यानी बॉडी नहीं दिखाई जाती है। कुल मिलाकर के ये कोरोना के नाम पर हॉस्पिटल्स ने अपना धंधा जमा रखा है और ऑर्गन्स निकाल करके आपदा सप्लाई में करते हैं अफसर। ये। बिल्कुल मिलजुल करके पूरी कहानी है, और बिल्कुल इसी वजह से, वरना सिर्फ नौजवानों को अचानक से कोई सुसाइड कर ले रहा है, किसी अचानक से मौत हो जा रही है, अचानक से ना उनको पहले से प्री प्लान करके और उसके बाद सिर्फ जान लेने करके और अपने आप को पैसा कमाने के चक्कर में किसी भी शरीर को, किसी भी नौजवान को, जिसको जो हेल्दी होते, जाहिर सी बात है हेल्दी होते हैं नौजवान, उनके ऑर्गन्स को बेच करके अपना धंधा चलाया जा रहा है। ये बात विद प्रूफ, वीडियो नहीं तो चैट, मैं ऑडियो, कोविड, व्हाट्सएप चैट। जी। नहीं नहीं, मैं विद प्रोटोकॉल में कोविड पेशेंट था अगर भाई और मिलने थे, तो मैंने उनसे सिर्फ ये कहा था कि आप मिलने नहीं दे सकते तो मेरे भाई का एक वीडियो मुझे बना के दे दीजिए। एंड्रॉइड फोन सबके पास, या फिर आप वीडियो कॉल करके अपने फोन से मुझे दिखा दें कि भाई वो जिंदा है या नहीं है, उसकी हाँ, सांसें चल रही हैं या नहीं। इतना तो कर सकते थे ना हॉस्पिटल वाले, मानवता होती है। ये लेकिन भी नहीं उन्होंने किया ये गया, भी नहीं किया ये भी नहीं किया गया। उनसे। नहीं। जो डॉक्टर्स अपना और जब, नाम छिपा जी रहे नहीं, और हैं जब मारा गया वो क्यों दिखाएंगे? जी। नहीं तो मैंने पता लगा लिया है। डॉक्टर आरिफ मेरे भाई को देख रहे थे, राधे श्याम सोनी रेफर किए हाँ गए, और जो उन्होंने मौत का कारण जो होता है लिखा है, उसमें डॉक्टर का नाम मेंशन है, डॉक्टर आसमा है। और इसके अलावा जफर इदरीश जो इंटीग्रल के डीन है वो शामिल है। असगर हाँ। वारसी जी मीडिया प्रभारी हैं एरा मेडिकल के, वो भी शामिल है। डॉक्टर ज्योति कहती हैं कि ऑक्सीजन नहीं लगाता है तो उठा के बाहर फेंक दो, वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अच्छा। जितने लोग हैं विथ नेम, जितना मुझे पता है अभी तक, मेरे पास सब कुछ है, और मैं विथ नेम एक्सपोज करने में कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस करती, क्योंकि ये हत्या कर सकते हैं तो मैं नाम लेने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है अभी। बिल्कुल इसके बिल्कुल अलावा बिल्कुल। और ये बहुत मैं, जिगर का काम है, आपके साथ सभी हैं। जी।
जी। और रात में मैं पहुंचती हूँ हॉस्पिटल तो कहते हैं गवर्नमेंट गाइडलाइन है, बॉडी नहीं देख सकते। तो मैं कहती हूँ जब निमोनिया का मरा हुआ है तो गवर्नमेंट कौन सी गाइडलाइन है भाई, निमोनिया का पेशेंट आप नहीं दे सकते मरा हाँ, हुआ, जब अगर बॉडी क्यों नहीं कोरोना दे रहे था हो? नहीं, उन्होंने मना कर दिया कोरोना, जब हाँ, वहां पर सरफराजगंज में है ये रहा हॉस्पिटल, जब वहां नहीं आए तो ठाकुरगंज में। ठाकुरगंज में है। उसके बाद जब वहां ट्रांसफर करके आए तो उन्होंने बता दिया कि साहब कोरोना नहीं है। जब कोरोना नहीं है तो फिर परिवार से मिलने मिलने देना चाहिए था, बॉडी भी परिवार को देना चाहिए था। बॉडी आपको मिली क्या? जी, बॉडी मैं यहाँ से गई, मैं तुरंत आ रही हूँ और मुझे देखना है, मुझे देखना है। तो मैंने कहा ऐसी कौन सी गाइडलाइन है जो बहन को भाई को नहीं देखने देगी, जी मैं तो देखूंगी। मैं भागती हूँ हॉस्पिटल, वहां पे उनके गार्ड पहले से मारपीट पे आमादा हो जाते हैं और लगातार वो ये होते हैं कि एक लड़की आ रही है उसको मार देंगे तुरंत। लेकिन मेरे पास तो मैं देखूंगी, मैं पीपी किट पहन के देखूंगी अगर ऐसी कोई बात है तो। मगर वो नहीं दिखाते, बोलते सुबह 10 बजे दिखाया जाएगा, बहुत प्रेशर बनाते हैं। मंत्री मोहसिन रजा से मेरे चाचा की सुबह बात होती है, वो कहते हैं बॉडी आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई जाएगी, आपकी तसल्ली के लिए हम शक्ल दिखा देंगे उनकी। मैंने कहा ठीक है, मैं फेस तो देख लूंगी। अच्छा। मैं वो हमारे साथ क्या हाँ पूरी प्री प्लानिंग जैसे आपने बोला ना वही करते हैं। जैसे ही बॉडी निकाली जाती है, भाई का सामान मुझे थमाया जाता है। मेरा सवाल एक है, शायद लोग भी एग्री करेंगे कहीं ना कहीं, अगर बॉडी डिस्ट्रॉय की कोरोना से मौत हुई थी, अगर वो कह रहे हैं, जी तो मुझे जी। कपड़े क्यों रख लिया, कपड़े सौंप दिए, कपड़े में संक्रमण नहीं होता है क्या? कपड़े आपको सौंप कपड़े दिए? में संक्रमण नहीं होता। ये तो कमाल की बात है जी। कि कपड़े आपको सौंप दिए और मोबाइल रख लिया अपने पास, क्योंकि उसके अंदर एविडेंस मौजूद थे। बिल्कुल। बॉडी रख लिया, मोबाइल रख लिया जी। और कपड़े सौंप दिया, जबकि कपड़े हम्म। नहीं देने चाहिए। अगर कोरोना पेशेंट थे तो फिर कपड़े कैसे दिए गए? उसको भी जैसा कि डिस्ट्रॉय कर बताया, देते, कपड़े की क्या क्या में है? बिल्कुल बिल्कुल, उसका क्या काम था? बिल्कुल सही बात है। जी। यानी था ही नहीं कोरोना, यानी उसके कि कोरोना अलावा था ही नहीं। उन्होंने नहीं, नहीं जी वो कपड़े आज भी मैं लेके आई हूँ, उसको धुला नहीं है मैंने, कुछ सैनिटाइज नहीं किया, ऐसे ही रखा। इनफैक्ट मैं और भाई पहन रहे हैं उसको, महसूस करने के लिए कि हमारा भाई हमारे साथ है, कुछ नहीं हो रहा है हमें। और उसके बाद हम जब इत, जाते जी जी। हैं बॉडी के लिए घाट पे, बोलते हैं रेडी होती हूँ। उसके बाद फिर बैठती हूँ, जैसे मैं किट पहन के तैयार होती हूँ, क्योंकि अब जो पॉलिथीन कूड़े वाली होती है पॉलिथीन, उसमें बॉडी पैक की जाती है। मुझे जी काला गोरा कुछ नहीं, रूह नहीं दिखी मुझे मेरे भाई की, एक रफ बाल भी नहीं दिखा। जैसे मैं किट पहन के रेडी होती हूँ, उठा के बॉडी तुरंत। यानी किसी भी तरीके से आपकी निगाह उनकी बॉडी पर ना पड़ जाए, कहीं ये सारे राज खुल ना जाएं, इस वजह से सारे प्लान करके वो काम किया गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी निगाह पड़ जाए और खुलासा हो जाए। पूरी तरीके से इस चीज को बचाया गया, आपको दूर रखा गया इसी वजह जी से। बिल्कुल। जी। उसके बाद सबसे बड़ी बात तो मोहसिन रजा जी से बात हुई थी, उनकी नहीं चली, मंत्री की ही नहीं चली। नहीं, वो तो सबसे है दुखद कहाँ बात, मंत्री, कहाँ मंत्री, भाजपा कहाँ में वो तो भाजपा के मंत्री की नहीं चल रही है। मंत्री कहाँ, वो तो सब लग्गू भजगू हैं, वो लगे हुए हैं आसपास अपना खाने के लिए और कुछ नहीं। अपने खाने के लिए लगे हुए हैं, बाकी पब्लिक के कुछ कह नहीं सकते, वो तो कुछ नहीं कर सकते। जी। मैं तो खुलेआम आज भी कहता हूँ कि कुछ नहीं कर सकते साहब, जी कुछ भी बिल्कुल नहीं कुछ कर सकते नहीं, वो लोग। बिल्कुल कुछ नहीं। लेकिन एक होता है हाँ ना कि अगर आपकी चलती नहीं तो आप फेंकिए भी मत ना। हाँ, बस ये है, सबसे बस बड़ी ये बात। है। फर्जी आश्वासन दे करके किसी को फर्जी आश्वासन दे करके उसको उम्मीद बंधवा करके और उसके बाद उसके साथ धोखा करने का काम ये जो शुरू कर दिया है मंत्रियों ने, आज के मौजूदा सरकार के मंत्रियों ने खास करके, ये बहुत गलत है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत जैसे गलत है वो। आप जी। आप निगेटिव आ गई थी, 2 दिन के बाद आपकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई थी। जी। इनकी रिपोर्ट तब निगेटिव आई जब जो है वहां पर गए, जब क्योंकि पहले टेस्ट नहीं कराया, जब सरफराजगंज ट्रांसफर किया तब इनको डॉक्टर्स ने वहां बता दिया, वो सॉरी ठाकुरगंज, तो उन्होंने बता दिया कि जो है निगेटिव है और इनको निमोनिया है। जब निमोनिया था तो फिर बॉडी क्यों नहीं दी गई? क्योंकि ऐसा कौन सा हम्म। कानून है, ऐसा कौन सा देश का कानून है जो किसी भी वजह से मौत होने पर बॉडी नहीं दी जाएगी? क्या इसके खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह आपने करने की कोशिश की अभी तक, हॉस्पिटल या स्टाफ या जो भी इसमें एफआईआर जिम्मेदार लोग हैं? सबसे नहीं, सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे कह रही हूँ, थोड़ा इमोशनल पार्ट है। मुझे आज तक पता ही नहीं जो मरा है वो मेरा भाई था या नहीं, आज तक नहीं पता। बिल्कुल 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 सही बात है कि अभी तक जब आपको दिखाया ही नहीं गया तो कैसे एक यकीन कैसे कर लिया जाए कि ये मेरा भाई ही था या नहीं? जैसा कि लगातार ये हो रहा है कि लाशों को इतनी जल्दबाजी में जला दिया जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है।
चाहे वो हाथरस हाथरस जी रेप केस रहा हो, चाहे बाराबंकी रेप केस रहा हो, चाहे ये हॉस्पिटल्स वाला रहा हो, कि किसी को नहीं पता चल पा रहा है कि असल में मेरे परिवार के परिजन की ही बॉडी है या किसी और की बॉडी है, यही नहीं पता चल पा रहा है। जी। उसके बाद एफआईआर की अगर आप बात करें तो 26 को हुआ, 27 को हमने अस्थियां वगैरह विसर्जित की, लेकिन मैंने देखा ये 28 से मैं पैरवी कर रही हूँ। मैं सीधा गुडम्बा थाना जाती हूँ इंटीग्रल हॉस्पिटल के। उनको पहले से पता होता है कि ये युक्ता पांडे हैं और ये ठाकुरगंज में जो लड़का मरा है ये उनकी बहन है। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरती हूँ सीधा कहते हैं वो ठाकुरगंज में लड़का मरा हो, आप उसकी सिस्टर है ना? मेरे से ओ सबसे पहला सवाल। तो क्या उनको पहले से ये पता होता। कोतवाली वाले, ये थाने वाले क्या अब अंतर्यामी भी हो गए हैं कि साहब फला गाड़ी से फला आदमी आ रहा है, फला केस का होगा? नहीं, वो पहले से उनको इन्फॉर्म किया जाता है पहले कि से हो, ऐसा-ऐसा क्योंकि हो वो सकता सब, है। क्योंकि ये सब मिली भुली भगत है, सब मिली जुली भगत जी, है। जी, सबसे पहले तो मैं अपने घर के पास वाले थाने में जाती हूँ। मैं चिन्हट में रहती हूँ और चिन्हट थाने जाती हूँ तो वो एफआईआर लेने से ही मना कर रहे थे। तो मैंने कहा सीधा सर आप बताइए, आप हाथ नहीं डालना चाहते हैं इस मामले में, लेकिन आप हमारी सेफ्टी के लिए एक एफआईआर तो कर सकते हैं। मुझे डब्ल्यूएचओ से नाम से कॉल आती है फेक, मुझे धमकी जाती है कि जो तुम्हारा हाल, तुम्हारे भाई का हाल हुआ तुम्हारा हाल होगा। अच्छा। उसके बाद जी, और उसके बाद मैं गुडम्बा थाने जाती हूँ जो उनका लोकेशन लगता है। जी वहां पर भी यही सेम कंडीशन होता, मुझे लौटा देते हैं, मुझसे कहते हैं आप सीएमओ के पास जाइए। गुडम्बा थाने के एसएचओ हैं आरपी सिंह। वो कहते हैं कि जी। ये तो इतने बड़े नेटवर्क है हॉस्पिटल, इन पे तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपको पता है आप किस पे हाथ डाल रही हैं? भाई ओ कौन सा नेटवर्क है ये? जी, ये मेरे को अंडर डराने की कोशिश अंडरवर्ल्ड है की क्या जाती है। ये अंडरवर्ल्ड का काम है क्या? हो सकता है। जी, और फिर जब मैं सीएमओ के पास जाती हूँ, वहाँ रिसीविंग कराती हूँ, अब सीएमओ नहीं मिलते हैं, पर एफआईआर में जो अपनी प्रार्थना पत्र है, उसको रिसीविंग कराती हूँ। मैं डीएम के पास जाती हूँ, उसको रिसीविंग कराती हूँ। सबके पास मेरे रिकॉर्ड है कि मैंने यहाँ-यहाँ जाके किया। जी फिर मैं कमिश्नर के पास जाती हूँ, डीजीपी के पास जाती हूँ, जन सुनवाई पोर्टल जाती हूँ और 1076 जाती हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं अभी भूल गई। जिस दिन जी। मौत हुई थी मैंने 112 मिलाई थी उस दिन, इमरजेंसी अच्छा, नंबर। 112 नहीं आती है मौके पर। 112 112 भी नहीं आज तक आती नहीं है? आती है। जी, उसमें तो कुछ 112 उसमें 1076 तो हो कुछ गया, टाइम दिया उसके जाता है बाद ना, उसमें कुछ शायद टाइम दिया जाता है ना, 7 मिनट 10 मिनट कुछ दिया था कि इतनी देर में आपके पास गाड़ी पहुंच जाएगी, टीम जी, पहुंच जाएगी। जी, 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 ऐसा ऐसा दिया जाता पर ऐसा हुआ नहीं तो मैं नहीं कह सकती हूँ। और आज तक नहीं आई। फीडबैक लेते थे पहले कि आपके ये आया, इस पर फीडबैक क्या है आपका? आज एक तक तो महीना हो फीडबैक नहीं चुका है, मुझसे लिया गया। एक महीना हो चुका है, जी, अब तक 112 की गाड़ी पहुंची नहीं है। ये है मददगार, बिल्कुल नहीं ये पहुँचे। सिस्टम है। जी, ये है मददगार। उसके हाँ बाद फिर जितना हो सकता है मैं करती हूँ। मैं कैंडल मार्च निकालती हूँ और जी लगातार गुहार लगा रही हूँ। ट्विटर पे मैं अपना चीज़ें रख रही हूँ और जितने भी हैं जिनकी सत्ता है, योगी जी, शलभ मणि जी जो भी हैं, सबको मैं टैग जी। कर रही हूँ। लगातार मेरी बात शासन तक पहुँच चुकी है। 17 को, अभी मुझे कल पता चला कि 17 को डीएम ने जाँच के आदेश दे दिए थे। ब्रजेश अच्छा। पाठक कानून मंत्री से मैं मिलती हूँ, अपनी बात रखती हूँ और जी उन्होंने भी जाँच के आदेश दे दिए थे और वो उन्होंने काफ़ी मदद की मेरी। लेकिन हाँ। कमिश्नर कहते हैं कि मंत्री गलती हो गई। मैंने कहा भाई क्या गलती हुई? तो बोले ये कमिश्नर नहीं ये मैंने कहा अच्छा इतने बड़े मंत्री से कैसे गलती हो सकती है? सबसे बड़ा पॉइंट। एक बार आवाज कट गई थी आपकी, क्या कहते हैं कमिश्नर, गलती हो गई, किससे गलती हो गई? जी, कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक जी से गलती हो गई। उन्होंने जो कमिश्नर के यहाँ ये सब सौंपा, लेकिन कमिश्नर नहीं मिलते, उनके असिस्टेंट मिलते हाँ। हैं और वो कहते हैं उनसे गलती हुई, ये डीएम जांच के हम्म। आदेश देगा तो होगा। मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं। फिर हम डीएम के पास दोबारा जाते हैं क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गई थी और लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। इसका मतलब तो मंत्री जी को खुद नहीं पता है कि हमको करना क्या है। अगर हाँ, कमिश्नर के असिस्टेंट की मानी हाँ, जाए तो मंत्री जी खुद नहीं जानते हैं कि हमको करना क्या है, इसकी जानकारी किसको होगी और इसका जांच कौन करेगा, इनको नहीं पता है। जी, बिल्कुल नहीं। उसके बाद मैं जाती हूँ तो डीएम जांच के आदेश देते हैं 16 को, फिर से कहते हैं हमारे टेबल पे आपकी कंप्लेन नहीं आई। मैं दोबारा जाके कंप्लेन अपनी देती हूँ विथ अटैच प्रूफ सीडी के जी साथ जी। सारे मंत्रियों को। लेकिन अब देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करी। उसके बाद मैं अभी तक दौड़ रही हूँ और दौड़ती ही जा रही हूँ, मगर मुझे कोई मदद मिल ही नहीं रही है। लगातार मीडिया कवरेज कर रही है और जी उसके अलावा मैं चारों निगम एसीपी से मिलने जाती हूँ तो उनका स्टेटमेंट गंदा था। मेरे को कोई हिचकिचाहट नहीं है।
एसीपी रैंक की महिला कहती है कि जो मरा वो ना मेरा रिश्तेदार था ना मेरा भाई था, और मैं तो अपने यहाँ, मेरे यहाँ ये आती नहीं है कंप्लेन, मेरा एरिया नहीं पड़ता है, मेरे अंडर में नहीं आता है, और मैं कंप्लेन कर भी नहीं सकती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इसको आप बुरा वक्त समझ के भूल जाएं तो ज्यादा अच्छा है। चारू निगम, एसीपी रैंक महिला का अपने स्टेटमेंट। भाई की मौत बस को, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं अपने है। भाई के कांडों को कोई भूल जाए। आप कट गई हैं युक्ता जी, एक बार फिर से आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं जोड़ता हूं आपको। अपने भाई के मौत के तांडव को कोई बुरा वक्त समझ करके भूल जाए, जबकि उसके पास सारे एविडेंस मौजूद हैं। ये बेटी बचाओ अभियान है, ये बेटी बचाओ अभियान है, यही है बेटी बचाओ अभियान। सबका साथ सबका विकास, यही हो रहा है। एक भाई की मौत पर एक बहन का तमाशा बनाया जा रहा है, उसको गली गली दौड़ाया जा रहा है, कहीं कोई कुछ कह रहा है, कहीं कोई कुछ कह रहा है। क्या यही है कानून? क्या यही है रक्षा? क्या यही है साथ? चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे मंत्री हो, सब के सब एक तरह के काम कर रहे हैं। मैं फिर से जोड़ता हूं, बुरा वक्त समझ के भूल जाए जाए। वित्त मंत्री है कि प्याज महंगा हुआ है, मैं प्याज, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ एक रैंक, एक ऐसी ऑफिसर ये कह रही है कि मेरा भाई नहीं था इसलिए। वाह, बहुत अच्छा जी। बताते हैं कि बुरा वक्त समझ के जी। भूल जाएं आप। ये किस ऑफिसर का कहना है? एसीपी चारू निगम। चारू निगम, एसीपी रैंक के अधिकारी ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये बुरा जी। वक्त समझ, जबकि एविडेंस मौजूद हैं। उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, अपनी जिम्मेदारी, एक एसीपी रैंक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और समझनी चाहिए कि वो जो सैलरी ले रहे हैं वो आपके पैसे के टैक्स से ले रहे हैं, आपके टैक्स के पैसे से ले रहे हैं। वो गवर्नमेंट के या हॉस्पिटल के नौकर नहीं हैं, वो आम जनता के नौकर हैं। उनको आम जनता को मदद करनी चाहिए। जी। लेकिन वो उल्टा ही आपसे ये बता रहे हैं कि आपको बुरा वक्त, कल को उनके भाई को अगर ऐसा ही कर दिया जाए तो क्या वो बुरा वक्त समझ के भूल सकती हैं? तब तो बहुत तेज चेन लगेगी और यहां से जमीन से लेकर आसमान तक एक कर दिया जाएगा फिर तो। जी, बिल्कुल। उसके बाद नहीं, फिर भी उन्होंने कहा, और उनके अंडर में एरिया हमारा नहीं आता तो उन्हें ये कहना चाहिए था कि देखिए हमारे अंडर में नहीं आता, मैं किसी और को बिल्कुल रेफर करा देती हूँ बिल्कुल आपकी जी। कंप्लेन। ये चीजें कुछ डाइजेस्ट होती हैं, लेकिन वो नहीं, ये डाइजेस्ट नहीं एरिया का होता है, और लफड़ा जो जबकि है, मैं ये मीडिया पुलिस के वालों साथ में जाती एरिया हूँ। का लफड़ा जो है, ये तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश में, जैसे हमारे गलियों में कुत्तों का लफड़ा होता है ना, कि साहब इस गली में आ गए तो हम भौंकेंगे, उस गली में तुम भौंकना, यही वाला हाल हो गया है। अगर एरिया नहीं है तो भाई हम्म। आपके पास वायरलेस मौजूद है, जी। आपके पास हाईकमान मौजूद है, आप वहां बात करके ट्रांसफर करा दीजिए केस। जरूरी है कि आप पीड़िता को ही दौड़ाएंगे और उससे इस तरह से बदतमीजी से पेश आकर के? इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है अधिकारियों में, कुछ भी नहीं है। अगर वो चाहते तो आपसे कहते कि साहब मैं वायरलेस कर देती हूँ, मैं वहां जानकारी दे देती हूँ, आप वहां जाइए, वहां उस एरिया का मामला है, वहां पे जो है दर्ज कर लिया जाएगा, मैं बात कर लेती हूँ वहां पे। ये कहना चाहिए था ना कि ये क्या मेरा भाई नहीं है और आप भूल जाइए, आप भूल जाइए इसको गलत टाइम समझ के। इन अधिकारियों और जितने ये लोग हैं, इनके बच्चे तो आज तक सरकारी अस्पताल में नहीं बिल्कुल जाते बिल्कुल हैं। जी इन्हें तो वीआईपी ट्रीटमेंट जी। चाहिए, अच्छा, आपने बताया कि आपको और धमकियां इन्हें तो मिल रही सारी हैं, सुविधा मिलती है। आपने बताया कि आपको धमकियां भी मिल रही हैं। दे। कॉल्स पे लोग आपको धमकियां क्या दे रहे हैं? हम्म। मुझे मैसेंजर पे भी कुछ मैसेजेस आए थे, और अच्छा अभी डब्ल्यूएचओ का पहला कॉल, जो मेरे भैया नहीं रहे इस दुनिया में, उनके नंबर पे कॉल आया डब्ल्यूएचओ से करके, जबकि ट्रू कॉलर पे साफ साफ दिख रहा है कि एरा मेडिकल लिखा अच्छा। था। हम पढ़े लिखे लोग बिल्कुल। हैं, हम उस पे ध्यान देते हैं। ट्रू यस। कॉलर पे कुछ तो बताता ही है, ट्रू राइट। कॉलर अगर पूरा नहीं हाँ। बताता है तो उस पे एरा मेडिकल लिखा होता है, और मैं उठाती हूँ, मैंने कहा यस, तो बोलते हैं आदर्श कुमार पांडे से बात हो सकती है, जबकि वो व्यक्ति इस दुनिया में अभी बिल्कुल। है ही नहीं। मैं कहती हूँ कि कैसी बेवकूफ़ी भरी बात आप कर रहे हो, जब वो है ही नहीं, आपको किससे बात करना है? मैं उनकी सिस्टर बोल रही हूँ। तो वो कहते हैं कि आपने अपना कोविड टेस्ट कराया? मैंने कहा मैं एक दिन पॉजिटिव भी रह चुकी हूँ, और अभी हम सब ने अपना कोविड टेस्ट फैमिली ने करा लिया था। तो बोलते फिर भी बी केयरफुल, जो आपके भाई का हाल हुआ वो हो सकता है आपका भी हाल हो। मतलब सीधे सीधे धमकाया ये गया मुझे आपको बोला कि साहब जाता है। आपका भी यही हाल हो सकता है, आपका भी यही हाल हो सकता है, आपकी भी बॉडी जी। पर इस तरह से जो है छुपा करके सारे ऑर्गन्स बेचे जा सकते हैं। कुल मिला करके ये धमकाना है, डराना है, हम्म। ताकि आप कहीं से भी ऐसा ना करें कि आवाज उठाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी आवाज ऊंची करें जी। और लोगों को ये बताएं कि वहां क्या चल रहा है। इसीलिए आपको धमकाने की कोशिश की मैसेंजर में जी। जो, और जी मैसेंजर में जो लोग कह मेरे रहे हैं। चाचा जी हाँ ने। जी। जी प्लीज।
मेरे चाचा जी ने बॉडी शायद वहां से उठाई थी और साइड भी किया था। तो उन्होंने एक चीज मुझसे बोली थी लास्ट में, शायद उनको ये चीज पहले से नहीं था, क्योंकि मैं भाई मरा था, इतना मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था जी उस वक्त। तो उन्होंने ये चीज देखी, उन्होंने कहा कि मैंने बॉडी तो नहीं छूने दी, ना उन्होंने देखने दी, लेकिन जब स्ट्रेचर से उठा के वो गाड़ी पे रख रहे होते हैं, तो वो उन्होंने कहा कि मैंने उसके फेस के पास, मतलब चेहरे पे ऐसे हाथ रखा था जी पॉलिथीन के जी। ऊपर, जो कूड़े वाली पन्नी थी जिसमें उन्होंने गंदी तरह पैक कर रखा था, उस पे उन्हें कॉटन जैसे लगा। तो उन्होंने अब बोला है कि मुझे कहीं ना कहीं ये चीजें पता है कि उस पे उनकी आंखें भी निकाली गई थी। हाँ, क्योंकि उस तो टाइम मैंने इंसान के कहा एक सोच में आपने ये नहीं होता है, उस टाइम वो इंसान नहीं सोच पाता है वहां से, बिल्कुल। हम्म, हम्म। तो ये चीज उन्होंने बताया, पूरी बॉडी पे उनकी कॉटन लगा हुआ था, पूरी बॉडी पे कॉटन लगा था चाचा के हिसाब से, और उन्होंने ये चीजें बोली है। लेकिन मुझे बस एक चीज का दुख भी है कि मैं 28 सितंबर से दौड़ रही हूँ, जी। आम लड़की। मिशन शक्ति शुरू हुआ है यूपी में, हम्म, वो हम लड़कियों के लिए है शायद। मैं सब कुछ दौड़ रही हूँ, मेरी कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही है अभी तक। और सबसे बड़ी बात, आपको मैं एक चीज बताती हूँ, मुझे दुख और क्या मैं बताऊँ, गुस्सा भी है इस बात का कि मैं अ, सबूत पेश कर रही हूँ। कानून क्या मांगता है? सबूत पेश सबूत। करो, बिल्कुल। मैं सबूत पेश कर रही हूँ, और फिर भी क्यों नहीं सुन रहे हैं? मतलब क्या चाह रहे हैं कि अभी तक विधानसभा में 2 लोगों ने आत्मदाह किया, क्या वो मैं भी हूँ? लेकिन ऐसा कुछ नहीं, नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे अपने परिवार को संभालना है, ऐसी गंदी आपके सोच नहीं है साथ हर मेरी। वो इंसान लेकिन रहेगा जो सच का साथ देना जानता होगा, जिसका ज़मीर ज़िंदा जी, होगा, वो आपके साथ है। वो आपके साथ है, आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। जी। और कुछ कुछ मुझे इस मामले पे मैं आपसे बोल रही हूँ, अभी जब लाइव आए हैं जी, काफी लोग हमें सुन रहे हैं, तो मैं बोलती हूँ कि लोगों ने इसको पॉलिटिकल मुद्दा कहीं ना कहीं बना दिया है। बिल्कुल बनाएँगे, बेशक, सच है ये। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, बनाएंगे नहीं सर, बना दिया है जैसा मुझे सुनने में जी, आया है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए, मैं एक आम लड़की हूँ, मिडिल क्लास फैमिली बिल्कुल। से बिलोंग करती हूँ। मेरा कोई पॉलिटिकल अटैच खाना जी, पड़ता है, हमें कोई बेनिफिट नहीं बिल्कुल। मिलता है। उसके अलावा लोग यही कह रहे हैं, जो भी है, मुझे इससे किसी से लेना देना नहीं है। मेरी लड़ाई है, लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार जो है वो मेरी हाँ, सरकार जो है, जो ज़िम्मेदार लोग हैं इस दौरान जिनके हाथों में ज़िम्मेदारी दी गई है, भई सवाल उसी से किया जाए। ज़िम्मेदारी होगी। युक्ता जी का नेटवर्क कट गया है। ये अपनी बात रख रही थी, जो आज लोग इसको सीधे तौर पे राजनीति से जोड़ देते हैं, और कहीं ना कहीं ये खिलौना बन के रह जाता है। कोई भी केस हो, एक खिलौना बन के रह जाता है, चाहे वो हाथरस केस हो, चाहे दूसरे केसेस हो, खिलौना बना दिया जाता है। लेकिन उनको भी, राजनीतिक लोगों को भी ये समझना होगा कि तुम्हारी राजनीति के चक्कर में अगर एक बहन को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो तुमको शर्म आनी चाहिए, ये सोचना चाहिए कि आखिर एक बहन को मेरी वजह से नुकसान हुआ है। इस बात को समझना चाहिए कि किसी भी मुद्दे को राजनीतिक बना देना, अपनी रोटी सेकना छोड़ दे, मुद्दा बना दिया जाए फौरन। एक बहन के भाई का मामला है, ये सीरियस मामला है, ये तमाशा नहीं है, ये कोई खेल नहीं है। और एक बहन अगर लगातार दौड़ रही है, एक महीने से लोगों के पास जा रही है, परेशान हो रही है, रात दिन मेहनत कर रही है, वो अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए, और किसी भाई के साथ ऐसा ना होने पाए, इसलिए खड़ी है, इसलिए खड़ी है। और उसी को अगर दबाने की कोशिश की जाए, या उसको राजनीतिक मामलों में उलझाने की कोशिश की जाए, तो ये बेहद शर्मनाक है इस समाज के लिए। मैं हर उस भाई से कह रहा हूं, हर उस भाई से कह रहा हूं जिसके घर में एक बहन है, देखिए अपनी बहन को, सोचिए आज अगर इस बहन के अलावा आपकी बहन उस जगह पर मौजूद होती तो आप क्या करते? बताएं मुझे, क्या करते आप? क्या आप इसी तरीके से खिलौना बनाते, इसी तरीके से तमाशा बनाते? अगर ये बंदी चाहती, ये बहन चाहती, तो अपने घर में बैठी रह सकती थी कि हमारा भाई जा चुका है, जाने दो, मैं खामोश रहूंगी, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मुझ पर हमला ना हो जाए। बेशक जो कहा उस कमिश्नर एसपी ने सही कहा कि आपने बहुत गलत जगह हाथ डाला है, बहुत बड़ी चीज है सच है ये कोई छोटा मोटा पन्ना नहीं, ये पर्चों की दुकान नहीं है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। जैसा कि शुरुआत से ही लगातार बहुत सारी वीडियो ऐसी आती रही हैं, लेकिन अभी तक एविडेंस नहीं आ पाए थे, और ये एविडेंस है। यहाँ पर पेशेंट खुद बोल रहा है कि हमें मार दिया जाएगा, हमारे ऑर्गन्स बेच दिए जाएंगे, हमें मार दिया जाएगा, हमारे सामने मर्डर हो चुका है, हमें यहाँ से निकाल लो। पेशेंट ये कह रहा है, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। और पूरी तरीके से जो कुछ पूरी तरीके से हुआ, वो एक खिलौना बना दिया गया, एक तमाशा बना दिया गया।
चाहे वो मंत्री जी रहे हों, चाहे वो डॉक्टर रहे हों, पुलिस रही हो, सबके सब इस बात को सिर्फ मजाक समझ रहे हैं अभी तक। या फिर उनके जेब में पैसा पहुंचने की जरूरत है, रिश्वत देने की जरूरत है? क्या अब एक बहन अपने भाई के ऑर्गन्स भिजवाने के बाद भी पुलिस के पास बचा है कि वो आकर के देगी, इसको रिश्वत देगी पुलिस वालों को, ये डॉक्टर को? एक बहन ने अपना भाई खोया है, और भाई खोया है तो ये नहीं कि किसी बीमारी में खोया है, एक षड्यंत्र के तहत खोया है, एक हत्या हुई है, एक खिलौना, एक मजाक बनाया गया है। अगर किसी बीमारी की वजह से किसी की मौत होती है, लेकिन अगर बीमारी का मजाक बना करके, खिलौना बना करके किसी की हत्या की जाती है, ये सबसे बड़ा जुर्म है इस दुनिया में। लेकिन वही खेल खेला जा रहा है। आप बहन, मैं आपको बताता हूँ, जितने भी आपके पास स्क्रीनशॉट, जितने भी लोग आपको कमेंट्स में या मैसेज में या कहीं भी फोन कॉल्स में किसी तरीके की धमकी देती हैं, किसी भी तरीके की धमकी देती हैं, आप स्क्रीनशॉट उसका फौरन पोस्ट कीजिएगा। मैं खुद एहतिशाम रिजवी अपने सभी व्यूअर्स के साथ कहता हूं, और सभी व्यूअर्स के सहयोग के साथ उन लोगों को ढूंढ करके, चाहे पुलिस प्रशासन साथ दे या नोटों की गड्डी लेकर के साथ दे, किसी भी सिचुएशन में उन लोगों को ढूंढ करके उनका पर्दाफाश करूंगा कि आखिर ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो अपनी बहन को घर में छुपा के रखते हैं और दूसरे के बहनों को इस तरीके से ललकारते हैं और धमकाते हैं। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अभी लास्ट 6 दिन पहले एक जिंदा औरत को सील पैक कर दिया गया था, उसकी सांसें चल रही थी। वो परिवार भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है अभी भी, और प्रेजेंट टाइम में वो महिला क्रिटिकल है, उसकी आवाज बंद हो गई, वो इतना डर गई, दहशत में, हो सकता है वो कोमा में चली जाए, लेकिन वो जिंदा है अभी, और उनको सील पैक करके मृत घोषित कर दिया गया था। जिंदा औरत को पैक कर दिया गया, आखिर क्यों? क्या है ये चल क्या रहा है आखिर देश में? ये किस तरीके से आखिर सिर्फ लास्ट चला गया। बस मेरा मकसद ये है कि इस लड़ाई से मेरा भाई वैसे भी वापस नहीं आएगा, कि लोग जैसे कह रहे हैं कैसे लड़ रही हो, लेकिन भाई खोने का गम क्या होता है वो अब मैं बखूबी जानती हूँ। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि अब किसी और का भाई ना जाए, वो फिर चाहे कोई भी हो, और ये लड़ाई सिर्फ इसलिए है, बाकी मुझे कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं उठाना है, कोई पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करनी है। मैं आम लड़की हूँ, हमेशा आम ही रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी जीत जीवन की उसी दिन हो गई जिस हॉस्पिटल पे ताला लगेगा। सीबीआई जांच होनी चाहिए, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और अभी बहुत सारी परतें खुलेंगी जिस दिन फोन जिस दिन फोन मेरे हाथ में आएगा उस दिन सारी परतें खुल जाएंगी ऑटोमेटिक। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मेरे माँ बाप की कोख सुनी हो चुकी है, सबसे बड़े भाई का साया सर उठ चुका है, और अब बस किसी और का भाई ना जाए, क्योंकि बहुत बड़े भाई का साया उठना एक सेफ्टी उठना होता है एक बहन के ऊपर से, और वो मेरे ऊपर हो चुका है और हो रहा है। मैं 20 साल की बच्ची, अभी मैं बचपना मेरा गया नहीं था सर, एकदम से मुझे बड़ा कर दिया इन हालातों ने। मैं कभी ये होता था, मेरा भाई बोलता था तुम थाने तक नहीं जाओगी, कुछ भी हो जाता था, आज मुझे ना जाने किसके किसके पास उठना बैठना पड़ रहा है, दर दर भटकना पड़ रहा है। मैं समझ सकता हूँ बहन आपका दर्द कि किस तरीके से एक भाई जब खो जाए, सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पे आ जाएं, तो क्या हाल होता है। वो चीजें जो एक भाई एक बाप साथ देता है, उसके छिन जाने पे सब कुछ, जिंदगी तबाह और बर्बाद लगती है कि सब कुछ खत्म हो गया है। अब सब कुछ खत्म हो गया, जो कुछ सोचा नहीं था वो भी करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो नेचुरल डेथ होती तो शायद मैं थी, वो षड्यंत्र के तहत तब कहीं ना कहीं एक सबर होता है कि चलो भाई हम अपनी कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं बचा पाए। हाँ, देखिए ये तो षड्यंत्र है, ये मौत नहीं, ये हत्या है, ये हत्या है। से कह रहा हूं कि सुनिए आप लोग, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके लिए सभी लोग मुझसे डिटेल ले लें, व्हाट्सएप पे डिटेल ले लें, मैं पोस्ट करता हूं, डिटेल ले लें, सभी लोग मेल करें, सभी लोग यूपी सरकार को, केंद्र सरकार को मेल करें, ट्वीट करें, हर हाल में इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक मामला नहीं है ये सिर्फ इसकी परतें खुलेंगी। अभी तो एक एविडेंस मिला हुआ है, ये एविडेंस है, उसके बाद अब जब सीबीआई इंक्वायरी इसकी हो जाए, सीबीआई जांच हो जाए, इसकी परतें तो तब खुलेंगी, असल तो तब पता चलेगा कि आखिर चल क्या रहा है इसके पीछे, आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से कोतवाल साहब डरते हैं, एसपी साहब डरते हैं, कमिश्नर साहब डरते हैं, मंत्री जी को पता नहीं है, मंत्री जी की सुनी बताने से डर रहे हैं, फोन छुपा दिया जाता है, फोन गायब कर दिया, और वो फोन कहाँ है, सर्विस प्लान पे लगा करके फोन जो फोन सकती है वो आखिर क्यों नहीं पता लगा रही है कि वो फोन कहाँ है। ऐसे तो बहुत पता चल जाता है।
ये तो पता चल जाता है, तो ये क्यों नहीं पता चल रहा है कि एक पेशेंट जो हॉस्पिटल में मौजूद था, उसके रिकॉर्डिंग करने के बाद जब उसने ये चैट पे बोल दिया कि मेरे पास रिकॉर्ड, उसके बाद आखिर वो रिकॉर्डिंग्स की वजह से वो फोन कहां गए, कहां गायब हो गए? क्या भारत की सारी मशीनरी फेल हो जाती है? आखिर कहां है सारी मशीनरी? किस तरीके की मशीनरी है? और अगर कोरोना पॉजिटिव था वो बंदा, तो कैसे ठाकुरगंज में एरा हॉस्पिटल ने ये कैसे कहा कि नहीं है कोरोना? और अगर नहीं है तो वो बॉडी इनके सुपुर्द क्यों नहीं की गई? और अगर था तो उनके सुपुर्द कपड़े क्यों किए गए? सवाल एक नहीं, सवाल हजार हैं, क्योंकि मौजूद है एविडेंस, मौजूद है सबूत, वीडियो चैट, वीडियो मौजूद है, लेकिन किसी भी तरीके से कोई नहीं सुन रहा है। क्यों? एक बच्ची बोल रही है, एक बहन बोल रही है, एक बेटी बोल रही है, इसलिए कोई नहीं सुन रहा है। और गवाह है इस देश में, हर एक बंदा गवाह है कि यहां औरतों की आवाज, यहां महिलाओं की आवाज दबाने का हमेशा से काम किया जाता है। नवरात्रि चल रही है, मैं जानना चाहता हूं आप सभी भाइयों से, मैं सभी भाइयों से जानना चाहता हूं, किसकी पूजा करते हैं आप? किसकी पूजा करते हैं? और अगर पूजा करते हैं तो क्यों नहीं समझते हैं इस बात को? एक बहन जितना जितना अभी तक जहां जहां जिस जिस ऑफिस के चक्कर काट चुकी है, ये क्या आपने सोचा है? एक बहन जिसका भाई इस तरीके से, जिसकी भाई की हत्या कर दी गई हो, जिसकी बॉडी न दी गई हो, जिसके फोन चोरी कर लिए गए हो, जिसके ऑर्गन्स बेच दिए गए हो, वो दर दर भटक करके उम्मीद लगाए बैठी। किससे उम्मीद लगाए? मंत्री जी को पता नहीं है कि हमको किसको जांच देनी है। एसपी साहब कह रही हैं कि हमारा मतलब नहीं, आईपीएस ऑफिसर कह रहे हैं कि साहब हमारा कोई भाई थोड़ी था, इसको बुरा वक्त समझ के भूल जाओ। कोई बुरा वक्त समझ के इसको भूल सकता है? और क्यों भूल जाए? कितने भूल जाए? क्यों भूल जाए? क्यों? सबका साथ, सबका विकास है। बेटी बचाओ, बेटी कैसे ये बेटी पढ़ेगी? मैं जवाब चाहता हूं कि ये बेटी कैसे पढ़ेगी जिसके भाई की हत्या कर दी गई है, जानबूझ करके हत्या कर दी गई है, और उसके बाद भी इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। आखिर कैसे कैसे ये बेटी बढ़ेगी? कैसे पढ़ेगी? बेटी पढ़ाओ का क्या मतलब है? बेटी क्या रिपोर्ट पढ़े? ये रिपोर्ट पढ़े? बेटी क्या पढ़े? अपने भाई के व्हाट्सएप चैट पढ़े कि मुझे मार दिया जाएगा? ये पढ़े बेटी? बेटी कहां बढ़े? बढ़ के कहां जाए? हॉस्पिटल जाए बेटी, और बढ़ के कहां जाए? ऑफिसों के चक्कर काटे? क्यों? कोई है जो कह सकता है कि हाँ हम खड़े हैं इसके साथ? कोई है जो कह सकता है कि ये मेरी बहन है? कोई कह सकता है कि हाँ ये जो हुआ है वो गलत हुआ है? नहीं कह सकता है, क्योंकि जमीर मर चुका है, जमीर मर चुका है। सभी भाइयों से मेरी अपील है, सभी भाई जितना ज्यादा हो सके इस बहन के वीडियोस को, इस वीडियोस को और सारे वीडियोस को शेयर करिए, और लोगों को लगातार लगातार मेल करके कहिए कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हर हाल में अगर हाथरस केस की सीबीआई जांच हो सकती है, जो केस खुला हुआ था, खुला हुआ केस था, अपराधी कौन था सामने था, पीड़िता मौत के समय यह बोली थी कि हमारा रेप किसने किया है, उसके बाद भी सीबीआई जांच करवाई जा रही है। क्यों? इसमें क्यों नहीं? फिर जो सामने मुजरिम बैठे हुए थे, पीड़िता ने खुद बताया था कि ये मुजरिम है, उसके बाद उसकी मौत हो गई, वहां सीबीआई जांच हो सकती है, तो आखिर इसमें क्यों क्यों नहीं हो सकती? इसमें क्यों नहीं पता लगा जा सकता? जबकि इसमें तो सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। आखिर फोन्स कहां हैं? 2 फोन गायब हैं जिनमें रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो फोन कहां हैं? कहां चले गए वो फोन्स? कोरोना पॉजिटिव नहीं था वो बंदा, ये हॉस्पिटल से बताया गया, तो फिर पेशेंट के परिवार से उसको मिलने क्यों नहीं दिया गया? उससे बात क्यों नहीं कराई गई? अचानक से उसकी मौत की खबर दे करके बॉडी को खत्म कर दिया गया। क्यों? क्या इस टाइम बस यही चाल चलनी है कि किसी भी तरीके से बॉडी को खत्म करना है, सबूत को मिटाना है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट से डर लगता है? शासन, प्रशासन, सरकार, सबको डर लगता है? क्या हकीकत से डर लगता है? अगर डर लगता है तो ये डर उनका नहीं, आपको डरना चाहिए। ये इस आवाम को डरना चाहिए, ये इस जनता को डरना चाहिए जो समझ नहीं रही है। इसको समझना होगा कि आज उस भाई के साथ हुआ है, कल किसी और भाई के साथ होगा, लगातार ये होता रहेगा। ये मत समझना कि एक से साथ हो गया है दूसरे के साथ नहीं होगा, इस चक्कर में मत रहना। आज उस भाई की बहन दौड़ रही है, कल किसी और भाई की बहन इसी तरीके से दौड़ेगी। याद रखना इस बात को। मेरी बात शुरू से सुन लिया होगा तो ठीक, और नहीं सुना होगा तो सुन लेना इस वीडियो को, देख लेना। एक बहन हिम्मत करके अपने भाई की मौत सबके सामने आकर के बोल रही है, किस तरीके से उसके भाई को मारा गया, हत्या का पूरा षड्यंत्र पर्दाफाश कर रही है एक बहन लगातार। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, लखनऊ पुलिस से बहुत अच्छी तरीके से बता देता हूं,
आपको मुकदमे दायर करने में बड़ा अच्छा लगता है, आपको राष्ट्रद्रोह केस डालने में बहुत अच्छा लगता है। आप एक बात और याद रखिए, इस बहन को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे आप सिक्योरिटी दें, चाहे आप कुछ भी करें। मैं अपने वीडियो के जरिए आज बता देना चाहता हूं, इस बहन के बाल बांका नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एविडेंस है, ये सबूत है, ये चश्मदीद गवाह है। इसको धमकाने के काम जो लोग कर रहे हैं, ये बात याद रखें कि तुम किसी भी पाताल लोक में छुप जाओ, तुम्हें ढूंढ निकालना होगा। तुम ढूंढे जाओगे, निकाले जाओगे, तुम पाताल लोक में ही क्यों ना बैठे हो। अगर तुम्हारे इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत है कि किसी को डरा सकते हो, धमका सकते हो, मार सकते हो, ये मत समझ लेना कि तुम किडनियां बेचने के बाद, तुम लोगों के बॉडी पार्ट्स बेचने के बाद इतने पैसे वाले हो गए हो कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता है, तुम्हें कोई ढूंढ नहीं सकता है। मौत तुम्हारी भी आनी है, ऊपर बैठा है वो सबको मार सकता है, तुम्हारी भी मौत आनी है। कल को तुम्हारी बहन भी ऐसे ही भटक सकती है। अगर चंद पैसे लेकर के इस बहन को डराने का काम कर रहे हो तो बंद कर दो ये चीजें, बंद कर दो ये चीजें, समझना होगा तुमको। और जाति धर्म देखने वालों, एक बात समझ लो, तुम लोग एक बात समझ लो, नहीं पता कि कौन क्या है, सिर्फ इंसान है। किसी की बॉडी पार्ट्स बेचने में ये नहीं पूछा जाएगा कि साहब ये मुसलमान का है इतने में बिकेगा, ये हिंदू का है इतने में बिकेगा। एक रेट बिकेगा सबका, एक रेट, सबका एक रेट बिकेगा, इसलिए सबका निकाला जाएगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सबका निकाला जाएगा। इस बात को अभी वक्त रहते समझ लो, समझ लो वक्त रहते। जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जो लोग, जो मंत्री महोदय मेरी वीडियो सुन रहे हैं, बड़े इज्जत से पेश आ रहा हूं, अभी बहुत इज्जत से समझा रहा हूं। ये मेरा तरीका नहीं है इतनी इज्जत से आपसे बात करने का, लेकिन मैं कह रहा हूं इज्जत से। आपके आश्वासन की वजह से इस बहन को यह देखना पड़ा है। ऐसा ना करें, धोखेबाजी ना करें, आपको भी ऊपर जाना है साहब, आपको भी ऊपर जवाब देना है। किसको जवाब देंगे और क्या देंगे ये प्लान कर लीजिए। अगर आपकी सुनी नहीं जाती है तो मुंह पे इस्तीफा मार के हट जाइए वहां से, लोग उम्मीद नहीं करेंगे आपसे। अभी लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है आपसे। अगर आपको इतनी बुरी लगती है मेरी बात, इतनी मेरी बात काटती है, तो आइए और कहिए साहब कि एहतेशाम रिजवी तुम बोलना मत, मैं करवाऊंगा सीबीआई इंक्वायरी, मैं करवाऊंगा सीबीआई जांच, इसकी इस केस की सीबीआई जानकारी, पूरी सीबीआई इंक्वायरी मैं करवाऊंगा। एहतेशाम रिजवी तुम बोलना मत। चुप हो जाएगा एहतेशाम रिजवी, उफ नहीं करेगा। आप बोल दो, लिखित में दे दो, अपनी मोहर लगा के दे दो, एक बार कह दो कि हां सीबीआई इंक्वायरी होगी। मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी, मैं, सिर्फ मैं नहीं, ये सब बोलेंगे जो जिंदा है, जिनका जमीर जिंदा है, वो सब बोलेंगे। इस तरीके से किसी बहन को दर दर भटकना किस भाई को पसंद होगा। आप लोग, इतने लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, बताइए आप पसंद करेंगे कि आपकी बहन दर दर भटके? 1 महीना हो चुका है, कितने ये बंदी, 1 महीना हो चुका है, अभी तक इस बहन ने बताया है कितने ऑफिस बता चुकी है कि फला ऑफिस फला ऑफिस फला ऑफिस जा चुकी हूं, मैं मंत्री से मिल चुकी हूं, ऑफिसर से मिल चुकी हूं, अधिकारियों से मिल चुकी हूं, कर्मचारियों से मिल चुकी हूं। वहां पहुंचने से पहले ये कहा था अच्छा फला मामले में आई हो, आओ। कैसे पता चल जाता है कि फला मामले में आई हैं? क्या माथे पे लिख के ले गई थी? क्या अपने साथ में पेपर हाथ में लेके गई थी, दूसरे दिखाते हुए बोर्ड लगा के? नहीं, उनको पहले से कॉल कर जाता है कि मामला ये हो गया है, लड़की आ रही है, देख लेना। पहले से उनको खबर कर दी जाती है। पूरी की पूरी फिल्मी स्टोरी है ये, पूरी की पूरी पहले से बता दिया जाता है कि यहां पर काम हो गया है, लड़की आ रही है, पेशेंट की पीड़ित का भाई बहन आ रही है बहन, ये भाई आ रहा है, उसको किस तरीके से तुमको देखना है देख लो। पूरी तरीके से प्री प्लान, वरना कैसे पता हो सकता है साहब को कि आप किस मामले में आई हैं? कैसे पता हो सकता है? क्योंकि वहां से फोन किया गया है, वहां से जानकारी दी गई है। आखिर क्यों कोई ये हाथ नहीं डाल रहा? मैं कहता हूं प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर मैं केस करना चाहूं, प्रधानमंत्री के खिलाफ, तब भी केस दर्ज करना चाहिए। कानून, संविधान देता है अधिकार। आखिर एक हॉस्पिटल के मामले में इतनी माजूर, इतनी परेशान हाल कैसे दिख रही है? ये सत्ता, ये शासन, ये प्रशासन कहां है? रिश्वत चाहिए, गड्डियां चाहिए, जान चाहिए, क्या चाहिए? लगातार लगातार पूरे देश में यही कुछ हो रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। इंसाफ की गुहार लगाना जैसे ये हो गया है कि अपनी मौत को दावत देना। कहीं किसी मामले में फंसा दिया जाएगा, कहीं किसी मामले में फंसा दिया जाएगा। ऐसे देश नहीं चलता है साहब, ऐसे देश नहीं चलता है। और ये बयानबाजियों से कुछ नहीं होने वाला है। ये बयानबाजियों से, नारी शक्ति, महिला शक्ति,
112 1 महीने हो गए हैं, 112 की पुलिस कहां है अभी तक? मैं जानना चाहता हूं 112 की पुलिस कहां है, टीमें कहां है 112 की? करोड़ों रुपया हमारा खर्च होता है उसके ऊपर, हम टैक्स देते हैं तब करोड़ों रुपए खर्च होता है। एक बहन, हमारी बहन कॉल कर रही है, 1 महीना हो चुका है 112 नंबर पे, अभी अभी पुलिस नहीं आई है, अभी बताई नहीं कि हम कहां हैं। कितने मिनट का टाइम होता है? उसके बाद कहते हैं कि साहब 112 है महिलाओं को बचाने के लिए। भगवान ना करे किसी महिला का रेप करने के लिए उसका पीछा कर रहा हो कोई, वो 112 पे कॉल करेगी तो क्या होगा? उसकी तेरह के बाद पुलिस पहुंचेगी या पहुंचेगी नहीं? साल 2 साल के बाद पहुंचेगी, कब पहुंचेगी? आखिर क्यों? पहला केस नहीं है, इससे बहुत सारे केस आए हैं कि लगातार 112 पे कॉल किया जाता है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता है वहां से। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। लगातार मैं आपको और आपके सारे परिवार को ये बताता रहा हूं, सारे देश को ये बताता रहा हूं कि अब भी वक्त है, आंखें खोल लो, अपने आंखों पर से पट्टियां हटा लो। किसी भी राजनीतिक पार्टी के चमचा बनने की जरूरत नहीं है, सच क्या है वो देख लो। किसी धर्म, किसी जाति का पट्टा बांधने की जरूरत नहीं है, कम से कम सच्चाई क्या है ये देख लो, क्योंकि आपका धर्म, आपका मजहब आपकी 4 दीवारी के अंदर रहता है। आप डॉक्टर के यहां जाओगे ये नहीं देखोगे साहब मुसलमान डॉक्टर ना मिल जाए, हिंदू ना मिल जाए। ब्लड चढ़वाओगे तो नहीं पूछ लोगे किसका है, सब एक हो। लेकिन इस बात को समझ भी जाओ कि एक हो, चौखट के अंदर आपका धर्म है, आपके घर के अंदर आप किसी भी धर्म के हो, जो कुछ करना है करो, आप हिंदू हो मुसलमान हो जो हो वो अपने हिसाब से करो। लेकिन जब आप बाहर निकलते हो तो पब्लिक हो जाते हो, जनता हो जाते हो, आवाम हो जाते हो, और तब नेता आपको चील कौवों की तरह नोच के खाते हैं। इस बात को समझ लेना, इस बात को समझ लेना। सभी भाई, अभी मैं सारे एविडेंस पोस्ट कर देता हूं। सभी भाई मेल करें केंद्र सरकार को, यूपी सरकार को, सबको, गृह मंत्रालय को, सबको ट्वीट करें, मेल करें। इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए, इस मामले की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर क्या है, क्यों है और कैसे हुआ ये सब कुछ। जिस तरीके से अभी पूरी स्टोरी बहन ने बताई है, आपको समझ जाना चाहिए कि ये बहुत बड़ा खेल है, ये कोई अकेले के साथ नहीं है। अब ये मत समझ लेना कि ये इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि एक भाई पहले बताए, एक पहले वीडियो जारी करके कहे कि मैं ठीक हूं, चैट करके अपनी बहन से कहे कि मेरी जान को खतरा है, मेरे सामने मर्डर हुआ है, मेरी जान को खतरा है, उसके बाद उसकी जान पे बन आवे। कोरोना नहीं था तो मौत कैसे हुई, और मौत हुई तो बॉडी क्यों नहीं दी गई, क्यों, कैसे? सब कुछ ये जांच का विषय है साहब, जांच का विषय है, और जांच तभी हो पाएगी जब भारतवासी अपील करेंगे। एक बहन है दर दर भटकती रहेगी, कल को हिम्मत हार जाएगी। हमारे समाज में यही होता आया है कि जब भी कोई आवाज उठाता है उसकी आवाज दबाने का काम किया जाता है, कोई साथ नहीं आता है। साथ आओगे तब इंसाफ मिलेगा। उस बहन को इंसाफ मिलने का मतलब यह है कि भारत के हजारों लाखों परिवार बच जाएंगे, लाखों परिवार बच जाएंगे, याद रखना। अगर लाखों परिवार की जिंदगी चाहते हो, लाखों परिवारों का घर देखना चाहते हो कि बचा रहे, तो सीबीआई इंक्वायरी की जांच करो, सीबीआई इंक्वायरी की जांच करो। इसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है इसमें वो पब्लिक के सामने आना चाहिए कि आखिर क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। इसका जिम्मेदार जो भी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। ये बहुत हालत खराब वाली बात है। अभी तो आपको और डराया जाएगा। मैंने बहुत पहले आप लोगों से कहा था, लेकिन आप लोगों की समझ नहीं आता है। बहुत पहले कहा था कि साहब कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ, आप लोग वहां पहुंच जाओगे जहां सोचा भी नहीं होगा। सब कुछ बगैर एविडेंस के नहीं कहता हूं मैं, किसी चीज को निगाहों से देखता रहता हूं, कहता नहीं हूं। जब देख लेता हूं कि इसमें सच्चाई है तब आपसे बयान करता हूं। इसीलिए मंत्री जी इतना जलते हैं। क्यों मंत्री जी? सुन तो रहे होंगे मुझे आप बगैर सुने आपका काम नहीं चल सकता है। आप सुन रहे होंगे मुझे, सुन लीजिए कि बगैर एविडेंस के हम कुछ नहीं कहते हैं, वरना आप लोग कब के हमको निचोड़ चुके होते, जैसे आप निचोड़ देते हैं। अब तक निचोड़ चुके होते, अब तक मेरे खून का कतरा अपनी नालियों में बहा चुके होते। इसीलिए बचा हुआ हूं, जो सबूत के साथ बैठता हूं, प्रूफ के साथ बैठता हूं। और आइए, उतरिए मैदान में, सवाल कीजिए, आइए कहिए कि हां हम इस बहन के साथ हैं, करवाएंगे सीबीआई जांच। है हिम्मत? नहीं, मंत्री जी की तो हिम्मत नहीं है, आवाम की हिम्मत है, आवाम करवाएगी। आप सभी भाई पोस्ट करें, मेल करें, ट्वीट करें, किसी भी हालत में सीबीआई जांच होनी चाहिए। यह सिर्फ युक्ता पांडे का मसला नहीं है, बता देता हूं मैं, यह सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं है। याद रखना इस बात को। जो लोग ये समझ रहे हैं कि अरे बड़ा बुरा हुआ और कह के नजरअंदाज करते हैं, वो इस बात को समझ लें, यह सिर्फ एक बहन का मामला नहीं है,
बहुतों का मामला है ये, और लगातार ये होता रहेगा। आपकी खामोशी ये तमाशा होने देगी। इसलिए अब खामोशी तोड़ देना, अब खामोशी तोड़ देना। अपने अपने लीडरों से कहना कि उम्मीद अगर करते हो उम्मीद अपने लीडरों से, तो कहो कि सीबीआई की मांग करें। इतने सबूत मौजूद हैं, सबूत ले लें हमसे, इस बहन से ले लें, और कहो कि जाएं संसद में आवाज उठाएं कि लखनऊ में जो कांड चल रहा है, जो हत्याकांड चल रहे हैं, जो तांडव चल रहा है मौत का, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। है किसी में दम? उठाएगा कोई इस आवाज को? नहीं। नमस्कार भाई। कोई उठाएगा इस बात को, इस आवाज को? नहीं, कोई नहीं उठाएगा। नेता कभी नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनको सिर्फ सत्ता की रोटी सीखना है, बस उनको सत्ता में बैठना है, बस। अब आवाज आपको उठाना है, क्योंकि खतरा आपकी जान को और आपके परिवार की जान को है, उनके परिवार को नहीं है। आपके परिवार को जान की खतरा है। जितने लोग सरफराज उसमें ठाकुरगंज एरा हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, हुए हैं, वो ख्याल रखें अपने परिजनों का। आगाह कर देता हूं, आगाह कर देता हूं, ख्याल रखें अपने परिजनों का। धमका नहीं रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, आगाह कर रहा हूं। अपने परिजनों का ख्याल रखिए। आदमखोर मौजूद हैं वहां, आदमखोर निगल जाएंगे आपके परिजनों को, समझ लीजिए इस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जिसने सुना, जिसने आवाज दूर तक पहुंचाई, जिसने शेयर किया। एक बात याद रखिएगा कि अगर आपकी वॉल पे कोई सुनता है इस वीडियो को, और उस वजह से उसके परिवार के किसी आदमी की जान बच जाती है, तो यह आपके लिए अच्छा है। इसलिए शर्म मत करना, शर्म मत करना शेयर करने में। गाली गलौज नहीं हो रहा है। आपके परिवार वाले देखेंगे तो ये नहीं कहेंगे ये क्या शेयर कर दिया। आप तो बहुत कुछ शेयर करते हैं, इस शेयर करना इस चीज को, इस चीज को नहीं भाई, आज वीडियो लंबी हो गई है, अगले दिन इस चीज को शेयर कीजिएगा, अपनी वॉल पे शेयर कीजिएगा, ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, बताइएगा लोगों को एक बहन की कहानी, किस तरीके से उसे परेशान किया जा रहा है। ठीक है, समझ जाइए इस बात को। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मरता भारत का भय जो मुझे बहुत पहले से है, मैं बहुत पहले से अपनी वीडियो में कहता आया हूं कि मुझे इस मरता भारत का भय है। आज आपको भी ये भय दिखेगा। युक्ता बहन, मैं आपके साथ हूं। मेरे जो सच में मेरे हमदर्द अगर कोई है, सच में अगर कोई कहता है कि रिजवी तुम अच्छी आवाज उठाते हो, लोगों के लिए आवाज उठाते हो, लोगों के लिए अपील करते हो, तो वो भी आपके साथ रहेगा, वो भी आपके साथ रहेगा, हर सिचुएशन में रहेगा, हर तरह से रहेगा। और हर वो इंसान रहेगा जो इंसाफ पसंद होगा, जिसका ज़मीर जिंदा होगा, जो सच में इंसान होगा, वो आपके साथ है। वो आपके साथ हर हाल में खड़ा रहेगा, हर सिचुएशन में खड़ा रहेगा, और मैं हर तरह से आपके साथ हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।